पढ़ना है बेटा वो क्या है, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा। पहले सर अब हम आपके साथ सबसे पहले फालतू की थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो कि अगले 15 मिनट में खत्म भी हो जाएगी, ठीक है। एक बिल्कुल फालतू की थ्योरी है, फटाफट से खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ज्यादा कुछ बचा नहीं है चैप्टर में। अंतिम सांसें ले रहा है ये चैप्टर, पहले मेरी बात समझ में आ गई? अंतिम सांसें ले रहा है ये चैप्टर, तो फटाफट से सुबह वाइंड अप करते हैं। मेरा टारगेट है 1 से सवा घंटा लगेगा, 1 से सवा घंटा एंड दिस चैप्टर इज ओवर, दिस चैप्टर इज ओवर। तो 1 सवा घंटा लगाते हैं चैप्टर को खत्म करते हैं बेटा। देखो जी बेटा, अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल थ्योरी। अब ये रेजिडुअल थ्योरी क्या है तो मैंने कहा समझो। पहले बताओ बेटा रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? रेजिडुअल का मतलब हो गया बचा खुचा, व्हाटएवर इज द रिमेनिंग पार्ट, राइट। तो इस अप्रोच ने भी सेम बात करी। इस अप्रोच ने बोला भाई आप ना अपने डिविडेंड को मानो रेजिडुअल डिसीजन। रेजिडुअल डिसीजन का मतलब सर पहले आपके पास जो पैसा है आप उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लो जहां पर आपको करना है। यूज द मनी टू योरसेल्फ व्हाटएवर ऑप्शंस और व्हाटएवर वेज यू वांट टू यूज, एंड देन व्हाटएवर इज लेफ्ट ओवर, और उसके बाद कुछ बच जाए तो आप उसको एज अ रेजिडुअल डिसीजन डिविडेंड में दे देना। सर क्या मतलब? मैंने कहा आइए थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा इन्होंने बोला कि भाई देखो आप स्टेप नंबर 1 क्या करोगे। इन्होंने बोला स्टेप नंबर 1 इज आप ये देखो आपको फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेटा कितना करना है रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, जो आपको अपने फ्यूचर के लिए करना है। पहले मेरी बात समझ में आ गई? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू हैव टू गो फॉर, कि आपको फ्यूचर में बेटा कितना इन्वेस्टमेंट करना है। पहले बात समझ में आ गई? अब देखो हमें ये भी पता है कि फ्यूचर में सारा पैसा हम इक्विटी से तो लगाते नहीं है भाई। जब भी कोई एक प्रोजेक्ट लगाते हैं, हमने कैपिटल बजटिंग में भी देखा, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी देखा, जब भी हमारी कंपनी पैसा लगाती है तो जनरली अलग अलग कॉम्बिनेशंस का मिक्स कर लेती है, जैसे डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस, इन सब का मिक्सअप कर लेती है। अब देखो हम जो रिजर्व एंड सरप्लस या अपने प्रॉफिट से फाइनेंस करते हैं वो कौन से वाले हिस्से को करते हैं? हम तो सिर्फ इक्विटी वाले को करते हैं। तो अपन यहाँ पर बोलेंगे फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से इक्विटी वाला पार्ट अलग करेंगे या कैलकुलेट करेंगे कि इक्विटी का पैसा कितना चाहिए, दैट इज इक्विटी पोर्शन कितना चाहिए आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। भाई आपको जो ऊपर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट देखा उसमें से इक्विटी कितना चाहिए पहले वो निकाल लो। मैंने कहा डन सर, ये भी निकाल लिया। मैंने कहा बस बात खत्म। अब सबसे पहले जितना पैसा आपके पास है रिजर्व एंड सरप्लस का या जो भी आपने कमाया उसमें से पहले ये वाली इन्वेस्टमेंट कर दो। उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो डिविडेंड बांट देना, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि ये अप्रोच तो कहती है कि भाई डिविडेंड इज रिलेवेंट, तो ये कहती है डिविडेंड को तो बचा कुचा मानो, अगर है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, शेयर होल्डर बुरा नहीं मानता हमारी बातों का। तो इन्होंने क्या बोला, यूज द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग। भाई आप सबसे पहले अपना रिटेन अर्निंग निकाल लो। अब जो भी आपका रिटेन अर्निंग निकलेगा उससे क्या कर लो, टू फाइनेंस द इक्विटी पोर्शन, आप उसका इस्तेमाल कर दो अपने इक्विटी पोर्शन की फाइनेंसिंग में, एंड द सरप्लस, और अगर उसके अलावा कोई सरप्लस बच जाए मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, और फिर आप उसको एज अ डिविडेंड बांट दो। पहले बच्चों ये रेजिडुअल थ्योरी का कांसेप्ट और मतलब समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, फालतू की थ्योरी है। कहता है भैया पहले कैपिटल देख लो कितनी चाहिए, उसमें से इक्विटी वाला देखो कितना चाहिए, और जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है उनको सबसे पहले इक्विटी के लिए फाइनेंस कर दो, और अगर कुछ एक्स्ट्रा बच जाए तो वो डिविडेंड बांट देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डर इज वेरी वेरी नाइस पर्सन, सो नाइस ऑफ हिम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा ओके जी। अब हम चलते हैं बेटा अपने अगले एक क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से एक ही क्वेश्चन है इसका खत्म करते हैं बेटा, फिर अपना अगली अप्रोच पर चलेंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है इस टॉपिक का, फटाफट से खत्म करते हैं और फिर हम अपने अगले अप्रोच पर चलेंगे। देखो बेटा क्या कहता है, SK Limited expect with some degree of certainty to generate the following profit and to have following capital investment during the next 5 years। अगले 5 साल में इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतनी इनकम है, दोनों आपको ब्रेकअप दे रखे हैं, एक अंदाजे से उन्होंने कैलकुलेट कर रखा है। कंपनी करंटली हैज 20 लाख शेयर्स ऑफ इक्विटी एंड पेज डिविडेंड ऑफ 10 रुपए। कंपनी प्लान्स टू फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट विद डेट एंड इक्विटी इन द रेशियो 1:1, यानी कि बेटा पैसा इक्वली चाहिए 1:1 में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या कहता है, डिटरमाइन डिविडेंड पर शेयर इफ डिविडेंड पॉलिसी इज ट्रीटेड एज अ रेजिडुअल डिसीजन। कह रहे भाई साहब आप ये बताओ, हमने डिविडेंड पॉलिसी को क्या मान लिया? हमने डिविडेंड पॉलिसी को बेटा रेजिडुअल डिसीजन मान लिया। अब रेजिडुअल डिसीजन का मतलब क्या हो गया बच्चा? सर रेजिडुअल डिसीजन का मतलब हो गया बचा कुचा, इट इज अ बचा कुचा। तो अब देखो कंपनी क्या कहेगी, कंपनी इसमें ये बात कहेगी कि सर सबसे पहले मैं ए पार्ट के लिए काम कर रहा हूं। कंपनी कहेगी सर आप ये देखो पहले तो अगले 5 साल में आप कितने कमाने वाले हो, तो टोटल नेट इनकम ओवर 5 इयर्स, पहले 5 साल में आपकी कमाई कितनी होने वाली है? तो बेटा आप इन सबका टोटल कर दो, 100 लाख, 80, 180, 230, 270 और 300, यानी कि टोटल कमाई होने वाली है बेटा 300 लाख। मैंने सबका टोटल कर दिया, ऑलराइट। अब हम देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो कंपनी प्लान कर रही है ओवर 5 इयर्स, अगले 5 साल में, तो आइए इन्वेस्टमेंट का टोटल 40, 90, 90 और 80, 90 और 80 कितने हो गए? 9 लाख 17, 170, 170, 270, 270, 200, 330, 334, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 334 लाख, वेरी गुड। बट क्वेश्चन ने बोला ये तो टोटल इन्वेस्टमेंट है बेटा, हम अपने प्रॉफिट से कौन से वाले हिस्से को फाइनेंस करते हैं? हम तो सिर्फ इक्विटी को करते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला था डेट और इक्विटी का रेशियो 1:1 होना है। मैंने कहा यस सर, तो बताना जरा यहां से क्या मैं निकाल सकता हूं? इसका मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट ओवर 5 इयर्स अगले 5 साल में हो जाएगा बेटा 334 लाख का हाफ, दैट इज 167 लाख, डन। अब बताओ इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा? सर 300 लाख रुपए हैं, जिसमें से 167 तो यूज करनी है, तो बच गया बेटा 133 लाख। तो इसका मतलब अगर हम बात करें एवरेज डिविडेंड पे आउट रेशियो ओवर 5 इयर्स, हमारे पास हमारा एवरेज डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा? सर वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 133 लाख आउट ऑफ 300 लाख। भाई 133 हम बांट सकते हैं आउट ऑफ 300 लाख, सो एवरेज वुड बिकम 44.33%। पहले दोस्तों यहां तक का मैटर और मुद्दा समझ में आ गया? बोलो जी, आर यू क्लियर विद दिस? चलो अब हम इसके बाद अपने मेन आंसर पर चलते हैं। तो हमें तो ये बताना था कि भाई आप अपना डिविडेंड कितना बांटोगे, आप अपना डिविडेंड बेटा कितना बांटोगे। तो मैंने कहा चलिए देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारे ईयर्स, 5 साल है, 1 2 3 4 5। चलो बताओ जी, सबसे पहले देखते हैं हमारी नेट इनकम कितनी है। तो नेट इनकम बेटा क्वेश्चन ने बोला 100, 80, 50, 40, 30, तो 100, 80, 50, 40 और 30, ठीक है जी। मैं अब यहाँ पर साथ साथ देखता हूँ कि हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। तो अगर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट को देखें तो बताइए बेटा हर साल का इक्विटी हाफ ऑफ हो जाएगा, बताओ जी।
हर साल का इक्विटी बेटा हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ बोले तो 20-25, तो पहला हो गया 20 लाख, 25 लाख, फिर ये 64 का 32, 40, 50, तो ये हो जाएगा 32, 40 और 50, राइट। अब क्या मैं, अब देखो हमने क्या बोला था, डिविडेंड इज अ रेजिडुअल थिंग, तो आइए जरा देखते हैं हमारी कंपनी कितना डिविडेंड बांटेगी। 100 लाख रुपए की कमाई है, 20 लाख रुपए का इक्विटी है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा है वो बांट देंगे। 80 में से 25 यहां चला गया तो 55 लाख यहां पर बांट देंगे। 50 में से 32 गया, 18 लाख, यहां पर कोई नहीं, यहां पर कोई डिविडेंड नहीं, और हमें तो डिविडेंड पर शेयर निकालना था, तो टोटल 20 लाख शेयर है बेटा हमारे पास, तो 4 रुपए का हो गया। ये करोगे कितना आ जाएगा, 20 से करना है ना, तो 2.75, ये हो जाएगा बेटा 0.90, इधर 0 और 0। पहले ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझ में आया, दिस इज योर ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर आपने ये क्यों करा था, बेटा ये बी पार्ट के लिए कर दिया था मैंने, सॉरी पहले कर दिया। बी पार्ट में कहता है डिविडेंड पर शेयर अंडर द फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो, आपको कहता है आपका अब की बार ना डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो ये वो कांस्टेंट वाला डिविडेंड पे आउट आ गया बेटा, 44.33 हमारा एवरेज जो हमें चाहिए, जो हम बांट सकते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम कर देंगे हमारा बी पार्ट, तो फिर से हम यहाँ पर ईयर बना लेते हैं 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पर अपना डायरेक्टली आंसर कर सकता हूँ। आई वुड से मेरा डिविडेंड कितना हो जाएगा बेटा, 100 लाख का कमाए 44.33 बांट देंगे, दैट्स इट, हमें तो फिक्स जितना ही बात है। 80 लाख कमाए इसका 44.33 बांट देंगे, 50 लाख कमाए 44.33 बांट देंगे, सिमिलरली बेटा 40 लाख कमाए 44.33, और लास्ट वाले में 30 लाख इंटू 44.33। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई, और आपका डीपीएस कैसे निकल जाएगा, अगेन जो भी आपका डिविडेंड है 20 लाख से डिवाइड करके यू विल हैव योर आंसर्स। आई गेस पहले बी पार्ट भी समझ में आ गया। अब देखो ये बहुत आसान है दोस्त, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो, राइट। चलो अब हम चलते हैं बेटा लास्ट, कहता है डिटरमाइन डिविडेंड पर शेयर इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ, बेटा बताओ करवाने की जरूरत है। अब कह रहे भाई साहब आप ना 50% मान के चलना, तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, पहले 100 लाख है तो 50%, फिर उसके बाद बेटा 80 लाख उसका 50%, एंड सो ऑन, सेम आ जाएगा, और डीपीएस आ जाएगा बेटा अगेन डिविडेंड डिवाइडेड बाय 20 लाख। तो आई गेस अब आप खेल सकते हो, अब आपको बेटा समझ में आ गया, अब आपको बच्चे समझ में आ गया होगा कि सारा का सारे सारे कैलकुलेट कैसे करना है। अब आपको समझ भी आ रहा होगा ये तो बहुत ही आसान है ना, समझ भी आ रहा होगा ये बहुत आसान है। अब इसी का कारण है कि ये पेपर में आया नहीं आज तक, बट फिर भी हम करवाएंगे, फिर भी हम तो करवाएंगे, यू नेवर नो कब कौन सी चीज पेपर में आ जाए, तो इसलिए हम करवाएंगे जरूर, ठीक है ना। तो चलिए बेटा फटाफट से एक बार जल्दी से पहले से कॉपी कर लीजिए बेटा, क्योंकि 1:1 में पैसा लग रहा है बेटा, दिव्यांश क्वेश्चन ने बोला था इक्विटी और डेट का, और इक्विटी वाला जो इन्वेस्टमेंट है बेटा 1:1 में हो रहा है दोस्त। बेटा रेसिडुअल का मीनिंग मैंने आपको बताया था, बचा खुचा, व्हाटएवर इज लेफ्ट ओवर, सॉरी हाँ बेटा आयुष को डाउट समझ नहीं आया आपका, बेटा अंशिका ये चैप्टर ना बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर में बस थोड़ा सा समझना होता है, एक बार समझ में आ गया तो इसमें कुछ भी नहीं है भाई। पहले वालों में हमने 44.3 दिया, तो जो बाकी पैसा बच गया वो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, जो बाकी में यूज होगा, दैट इज द कांसेप्ट कि हम यहाँ पर कांस्टेंट आपको सब कुछ देंगे जो हमारा एवरेज डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल रहा है। बेटा इक्विटी वाला हाफ हो जाएगा, 1:1 में पैसा जाना है, क्वेश्चन ने बोला था इक्विटी और डेट जो है वो 1:1 में होगा, तो जितना इन्वेस्टमेंट है उसका हाफ कर दोगे ना 1:1 में, तो आपके पास क्या निकल आएगा, आपके पास बेटा पैसा निकल आएगा बाकी का। हाँ जी बेटा हो गया यहाँ तक का सबका कॉपी, जल्दी कॉपी करिए प्लीज। बेटा जो पैसा इक्विटी के लिए चाहिए, जो पैसा इक्विटी के लिए चाहिए उसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस या अपने प्रॉफिट से निकालोगे, और उसके बाद आप जो बचेगा उसको एज अ डिविडेंड बांटोगे, दैट इज द सिंपल मीनिंग बच्चों। बेटा वो मैं पेपर इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरा कैमरा नालायक है, वो ना अपनी अखियों से इधर उधर देखना शुरू कर देता मेरे को छोड़कर, तो मैंने कहा भाई तू मेरे को देख, तो कहीं और मत देख, हाँ ये आप दोनों का प्यार है बस, तू और कहीं मत देख, समझ गए, इसलिए मैं उसको अपने पास वापस लेकर आता हूँ कि भाई तू ऐसे भटक मत जा, मेरी तरफ देखता रह, बस बहक जाता बेचारा, और क्या जेलस नहीं होगा मैं नालायक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15। पहले यही से लिखिए बेटा, कोई बात नहीं। करिए बेटा नेक्स्ट।
अरे पहले ये कर लिया, नालायक, थोड़ा बाकी है, ऐसा बाकी है, वैसा बाकी है। आज याद है ना 12:30 जूम सेशन है, मस्ती के लिए आराम से चिल मारेंगे। 12:30 लिंक अभी थोड़ी देर बाद शेयर करूंगा। अबे रात में 12:30 आएगा क्या तू प्रभाष? नालायक, ये अलग ही लेवल का खिलाड़ी लग रहा है। नहीं बेटा, तू बिना नहाए नहाए आई हो। अरे भामिनी, उसका भी करेंगे कुछ। प्रभाष बिल्कुल करना बेटा, तेरी शक्ल, तेरी सुंदर शक्ल को कैसे देखूंगा मैं, बता मुझे। हमें कैसे पता चलेगा प्रभाष ने आया नहीं आया, नींद में है, जाग रहा है, सो रहा है, कैसे पता चलेगा बेटा? बेटा पानी से, अंशिका पानी से नहाते बेटा, पानी से, वाटर वाटर, यू नो वाटर, H2O। करिए बेटा थर्ड पॉइंट। अबे सेकंड रिएक्ट करो, जल्दी करो। नहीं बेटा, पागल है क्या तुषार? देख, कोई नहाता नहीं है तभी उनको बताना पड़ रहा है, H2O से होता है, पानी नामक एक वस्तु होती है, उससे नहाते हैं, समझ रहा है तू? तू डेडिकेशन देख रहा है? आदित्य मेरे घर पे भी यही है बेटा, जब तक नहाओ ना मतलब घर वाले कहते चल निकल यहाँ से, कौन आ गया यहाँ पे, नाश्ता भी नहीं मिलता भाई। बड़े दुख है बेटा हमारे जीवन में आदित्य, तू और मैं सेम सेम ब्रो, सेम सेम। सही है बेटा, सही है। चलो बच्चा, कॉपी हो गया यहाँ तक बेटा, ये कंप्लीट कर लो यार, आई गेस ही पार्ट यू कैन डू इट। अबे दीपक नहीं आ रहा बेटा, कैलकुलेशन भी कर लिया कर, तू कहेगा वो भी करके दो, ऐसे थोड़ी होता है यार, चीटिंग करने लायक। हम नहीं खेल रहे तेरे साथ। अबे सब कुछ कर दिया, कह रहा कैलकुलेशन डीपीएस लगा रहा है यार, कर ले कैलकुलेशन खुद, ना। बेटा नंदनी अभी बताया था 1:1 का रेशो है, 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 डेट इक्विटी का, तो हाफ होगा, ठीक है जी। और ये नालायक कह रही है टेस्ट ले लो, टेस्ट। मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं, टेस्ट ले लो, टेस्ट टेस्ट लो आप सीधा, नालायक नंदनी। चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे, कोई बात नहीं, हो जाता है। आओ बच्चों, बेटा अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की तरफ, है ना, नेक्स्ट मॉडल की तरफ आइए बच्चों। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास ना बहुत ही प्यारा सा मॉडल है, जिसका नाम है एमएम मॉडल। अरे वही वही वही, याद है, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, ये वही आ गया, वही आ गया। हाँ जी, मोदी जी इज बैक, बट मोदी जी इज बैक विद अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान है बेटा, यहाँ पर ये बिल्कुल ही आसान है, दिखाऊं कैसे, अभी देखना। करें बेटा स्टार्ट, यहाँ पर ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, चलो मैं स्टार्ट करवाता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। देखो मोदी जी की कहानी ना मैं आपको इकोनॉमिक्स में सुनाता हूँ, मोदी जी की कहानी हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं, वहां पर मोदी जी की कहानी बहुत डिटेल में समझेंगे, मोदी जी क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, सब सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। और जब इको आएगा तब हम सीखेंगे, फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पर बात करते हैं। चलो अब इधर देखेंगे बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाकर चीजों को, ठीक है। चलो बेटा बहुत ही सिंपल सरल सा एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो कॉन्सेंट्रेट हियर, ये बात आपको पहले से आती है, ठीक है, आपको पहले से आती है ये बात, बस मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक पर्सन ने 200 रुपए, ₹200 डिपॉजिट कर दिए बैंक में, ठीक है। 200 रुपए डिपॉजिट कर दिए फॉर 1 ईयर, और मान लेते हैं एट 7% पर एनम के रेट पर। बैंक ने कहा पे इंटरेस्ट 6 मंथली, और बैंक कह रहा मैं तो हर 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट का पैसा भी दे दूंगा। पहले बच्चा बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो। चलो अब जरा देखते हैं, सबसे पहले आफ्टर 6 मंथ बैंक क्या पे करेगा। आफ्टर 6 मंथ बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा 200 का 7% 6 महीने का। तो अगर हम देखें तो बैंक हमें बेटा 7 रुपए पे कर देगा, राइट सर, 7 रुपए बैंक ने पे कर दिया। अब मुझे बताओ बैंक मुझे 1 साल बाद कितने पैसे देगा, आफ्टर 1 ईयर आपको पे कितने करेगा बैंक। अबे लल्लू लाल, अबे 7 रुपए तो मिल चुकी है, अबे लल्लू 7 रुपए तो मिल गए ना, 6 महीने बाद दे दिए। अब देखो बैंक कहेगा भाई साहब मैं आपको 2 चीजें दूंगा, एक दूंगा प्रिंसिपल और एक दूंगा इंटरेस्ट। अबे लल्लू मेरे 7 रुपए पे हो गए तो 7 रुपए में तुम्हारा इंटरेस्ट देगा, जब वो तेरे जेब में दे दिए तो क्या इंटरेस्ट देगा लल्लू लाल, फिर कंपाउंडिंग करूंगा मैं तो। अबे ये अलग ही खिलाड़ी लग रहे हैं बच्चे, ये अलग ही टाइम वैल्यू बनी सीख कर रहे हैं। अबे अगले 7 महीने का, अगले 6 महीने का 7 रुपए और दे देगा, खत्म, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पर। जब कह दिया वो पे कर दिए, वो पे कर दिए, वो पे कर दिए, वो 7 रुपए पे हो गए, तो अब कितने रुपए दे देगा बैंक। बैंक कहेगा देख भाई तेरे बनते थे 200 रुपए, जिस पर मुझे 1 साल का ब्याज तुझे देना था, एम आई राइट। तेरे थे 200 रुपए जिस पर मुझे 1 साल का ब्याज देना था, मतलब देने तो 214 रुपए बनते थे। 214 रुपए में से 7 रुपए मैं तुझे दे चुका हूं, तो अब बचे हुए तेरे को कितने दूंगा, 207। पहले सॉरी, पहले बेटा ये वाली बात सबको समझ में आ गई कि बैंक अब 207 रुपए देगा। किसी को डाउट है इस पॉइंट में? क्या किसी भी बच्चे को डाउट है इस पॉइंट में? नो।
कांग्रेचुलेशंस, एमएम मॉडल खत्म, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, एमएम मॉडल खत्म। बस एमएम ने भी यही बात बोली बेटा। देखो एमएम ने क्या बोला, कहता है 1 साल बाद बैंक आपको कितने पैसे देगा? कहता है देखो भाई मैंने 200 रुपए जमा करवाए थे, उस पर उसने मुझे इतने पैसे इतना रिटर्न देना था। अब मैंने ये 200 रुपए बैंक में ना देकर किसी एक कंपनी में दे दिए, मैंने बैंक में ना देकर किसी एक कंपनी में दिए, वो कंपनी शेयर होल्डर के लिए 1 साल में इतना रिटर्न कमाएगी, तो ये मेरा टोटल रिटर्न हो गया। क्या पहली बात समझ आ गई? पहले बेटा ये वाली बात समझ में आ गई, ये मेरा टोटल रिटर्न हो गया। अब कंपनी आप अगर मान लो कंपनी ने आपको इंटरमीडिएट कोई डिविडेंड दे दिया तो वो माइनस कर दो, क्योंकि कंपनी ने वो तो आपको पे कर दिया ना, कंपनी ने वो तो आपको पे कर दिया, राइट। अब मैं थोड़ा इसको सजा के लिखूं तो कहना इसे P0 1 plus KE is equal to P1 plus D। तो इसका मतलब P0 is equal to P1 plus D divided by 1 plus KE। बोलो जी बोलो, पहले ये बात समझ में आती है? तो बस एमएम ने यही बोला, खत्म हो गया बेटा। एमएम ने बोला आपको आज का प्राइस निकालना है, तो वो कैसे होगा? 1 साल बाद का जो प्राइस है और डिविडेंड है वो ले लो और 1 plus KE से डिवाइड करो। अब एक और तरीके से बताता हूं बेटा, 1 plus KE क्या होता है याद करो, 1/1 plus KE, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो गया। अब सोचो 1 साल बाद कंपनी का प्राइस इतना हो जाएगा, डिविडेंड इतना हो जाएगा, मैंने उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो मैंने आपको सिंपल वाला तरीका तो बता ही दिया। तो अगर हम यहां पर देखें, अगर हम यहां पर देखें वेयर P0 क्या हो जाएगा बेटा? P0 हो गया आज का प्राइस, P1 क्या हो गया बेटा? प्राइस आफ्टर 1 ईयर, फिर उसके बाद D क्या हो गया? डिविडेंड पर शेयर, फिर उसके बाद बेटा आपके पास क्या हो गया बताओ जी? आपके पास है K, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पहले दोस्तों अब ये सारी बात समझ में आ गई? बोलो जी, क्लियर है दोस्तों? चलो और आगे बढ़ते हैं। सर और आगे अगर मैं बढ़ूं तो इन्होंने कुछ और बातें भी बोली, बट वो बातें बताने के लिए पहले मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं ताकि हमें ये अप्रोच का और डिटेलिंग समझ में आ जाए, ठीक है? अब थोड़ा सा वैसे बढ़ते चलते हैं, एक क्वेश्चन से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, या एक काम करते हैं, चलो आप पहले ये कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो। जल्दी बच्चों कॉपी करिए प्लीज। हाँ जी बेटा, एग्जांपल भी वो बॉक्स भी कॉपी करना है वरना बाद में याद नहीं रहेगा ये क्या था। हो गया बच्चों यहां तक कॉपी पहले सबका? एवरीवन डन? जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो प्लीज। अरे बेटा अभी बता रहा हूं ना, थोड़ा सा वेट कर, इसमें D0 कुछ नहीं है, यहाँ D1 होता है, 1 साल बाद वाला, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सीधा सीधा गिवन होता है क्वेश्चन। अभी करवा रहा हूं ना, थोड़ा वेट कर अपने आप तेरे को सारी चीजें बता दूंगा, तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। अब तो कोर्स खत्म होने वाला है एफएम का, और अभी तुम इन्हीं बातों में परेशान हो। अरे सर डन हो गया? चलो अब मैं जो अगली स्लाइड पर लिखूंगा आप उसको एज इट इज कॉपी कर ले बिना दिमाग लगाए, ठीक है? अब जो मैं लिखने वाला हूं जस्ट कॉपी कर ले, समझेंगे अभी क्वेश्चन में, फिर वापस से इसको पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आप साथ साथ बेटा कॉपी कर लो, हाँ बिल्कुल साथ साथ ही कॉपी करना है। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट is equal to I minus E n into D whole divided by P1, where I is equal to investment required, E is equal to total earnings available for equity, N is equal to number of equity shares, D is equal to dividend per share, P1 is equal to price after 1 year। करिए बेटा जल्दी से कॉपी यहां तक का। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगली स्लाइड में हम लिखेंगे हम टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अच्छा एक चीज करना बेटा, आप एक चीज करना, हाँ बेटा साथ में लिखना भी, इसके ब्रैकेट में लिख देना M, ठीक है? ये जो ऊपर कैलकुलेशन इसके ब्रैकेट में लिख देना बच्चा M, दिस इज योर M। टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू N प्लस M इनटू P1। टोटल मार्केट वैल्यू टुडे is equal to N into P0, N into P0 is equal to N plus M into P1 minus I plus E
होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। कॉपी कर लीजिए प्लीज। आई गेस बेटा एवरीवन डन बच्चा, एवरीवन डन। चलो यहां तक अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो बेटा अब हम चलते हैं जो हमने अभी इतनी देर से इंग्लिश में लिखा, अब हम उसको सारे को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने जो अभी तक इतनी देर से लिखा समझा, अब हम इसको सबको समझेंगे। ये लिखा हुआ छोड़ दो बेटा, इसको दिमाग में नहीं लगाना आपने, जो लिखा हुआ हमने इसको छोड़ दो बेटा, अब हम दिमाग में लगाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो। अरे निखिल का हैप्पी टू यू बर्थडे है क्या? चलो अब निखिल तेरे लिए गाना तो बजा नहीं सकते हम। ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, हाँ तेरा हैप्पी बर्थडे है ना। चल अब हम यहाँ तो ये कह सकते हैं विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे निखिल। तो आपके लिए हमारी दुआएं हैं, भगवान आपको स्वस्थ रखे, हैप्पी रखे एंड जल्दी जल्दी सीए में आगे बढ़ाता रहे, पास पास करवाता रहे और जल्दी जल्दी आप सीए बन जाए, है ना। चलिए आ जाओ बेटा अभी तो। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, अब सारे बच्चे इधर पढ़ लो बेटा प्लीज, अब सारे बच्चे इधर पढ़ लो, बस 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 बस। अब इधर पढ़ लो बच्चा, इधर पढ़ लो, इधर पढ़ लो, इधर पढ़ लो। अरे निखिल सबकी तरफ से मैंने तेरे को बोल दिया हैप्पी टू यू बर्थडे, अब कोई नहीं बोलेगा ना, सब अलग अलग लग रहे हैं भाई मेरी तरफ से, भाई मेरा भी, भाई मेरा भी, भाई मेरा भी, है ना भाई मेरा। देख मैं तेरे को बोल रहा हूं पार्टी दे दिया, देख कमेंट में लिख रहा हूं मैं, फोटो खींच कर रहा हूं, मैंने तेरे को बोला था मुझे पार्टी दे दी, मतलब दे आर लाइक ब्रो दिस। अबे नलायको पढ़ लो। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन देख लो, ये पेपर में आता है इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये पेपर में आता है बेटा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सो लेट अस कंसंट्रेट एंड क्लोज इट वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, एंड लेट्स क्लोज इट वंस एंड फॉर ऑल। देखो बच्चा, एसके लिमिटेड हैज अ कैपिटल ऑफ इतना इन इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपए, शेयर्स आर करंटली कोटेड एट पार। इसका मतलब करंट का जो प्राइस है वो बेटा 100 रुपए हो गया। तो आज का अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करना है तो वो 100 रुपए, दैट इज P0। कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 10 रुपए एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी ने अभी प्रपोज करा, डिक्लेयर करा नहीं है, कंपनी अभी सोच रही है कि हम एक 10 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द रिस्क क्लास ऑफ विच कंपनी बिलोंग्स इज 12%। बेटा ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। अब तो आपको पता ही है ये सारे शब्द। कंप्यूट मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। पहले तो इन दो बातों को करते हैं आपके साथ, ए पार्ट और बी पार्ट। करे बच्चा, कहते हैं सर सबसे पहला कैटेगरी है जब कंपनी ने डिविडेंड आपके साथ बांटा या नहीं बांटा, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो इस सिचुएशन में क्या होगा। मैंने कहा आइए पहले समझते हैं इस सिचुएशन में क्या होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा इसको टॉपिक का। सो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी बात समझनी है, सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर आपने नहीं समझा तो यू विल बी एट द रिस्क, आई विल नॉट बी रिस्पांसिबल। मैं इसलिए बोल रहा हूं पूरा ध्यान लगाएं सारे बच्चे। अगर दोस्तों हमने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, इसका मतलब बैंक ने मुझे इंटरमीडिएट वाला इंटरेस्ट नहीं दिया, वो 7 रुपए वाला। यानी कि अब बैंक कह रहा है भाई मेरे से तो साल के आखिर में ही 214 रुपए ले लियो, अब 7 रुपए में बीच में नहीं दे रहा, टोटल इंटरेस्ट तो साल के लास्ट में ही ले लियो। हमने कहा ठीक है। तो देखो एमएम ने क्या बोला था, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस G अपॉन में 1 प्लस के। मैंने कहा यस, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू P1 प्लस 0 1 प्लस 0.12। बेटा लॉजिकली सोचे तो आपको कंपनी कह रही है भाई देखो मैंने आपको 12% देना है, अब या तो वो डिविडेंड की फॉर्म में ले लो या वो आप प्राइस की फॉर्म में ले लो। तो यहाँ पर हमें सारा का सारा प्राइस मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में मिल रहा है। एक साल बाद हमारी कंपनी का शेयर 112 हो जाएगा, हमने आज 100 का खरीदा था, तो 12% का जो बढ़ोतरी है वो हमें प्राइस में मिल गई। यहाँ पर पहले बात समझ में आ गई। दूसरा केस लेते हैं, अगर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, अगर हमने डिविडेंड बांटा तो क्या, अगर हमने डिविडेंड बांटा तो उस केस में अब हम क्या बोलेंगे अगेन, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D 1 प्लस KE। बेटा यानी कि 100 इज इक्वल टू P1 प्लस 0 1 प्लस 0.12। इसका सॉरी 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 माय मिस्टेक। अब की बात डिविडेंड बेटा 10 रुपए बांटेंगे, अब की बात मेरी गलती हो गई भाई, गलती हो गई। हाँ अब बताओ यहाँ से P1 कितना, तो सर सिंपल है, देने तो 112 ही है मतलब 10 रुपए तो डिविडेंड की फॉर्म में दे दिए, तो यानी कि अब सिर्फ 2 रुपए का प्राइस एप्रिसिएशन, 10 रुपए भाव टोटल 12 रुपए फिर मिल गए। यही तो हमने पढ़ा था एग्जांपल, जब हमने एफडी वाला एग्जांपल बनाया था। पहले ए और बी पार्ट समझ में आ गया। जनरली हर क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे यही काम करवाएगा कि भाई मेरे को आप प्राइस निकाल के दो, एक बार डिविडेंड बांटा एक बार नहीं बांटा, तो दोनों सिनेरियो में हमारा काम किस प्रकार होगा, पहले ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। चलो अब चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन के सी पार्ट की तरफ, जो अब हम समझते हैं। हाँ जी बेटा अमन, यही तो एमएम ने बोला था भाई, एमएम ने यही तो बोला इन्वेस्टर को तो 12% का रिटर्न चाहिए। अब वो आप उसे प्राइस में दो, डिविडेंड में दो, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। अभी कैसे मैटर नहीं होगा वो भी बताएंगे, अभी कैसे मैटर नहीं होगा वो भी बताएंगे, बट वो कह रहा है कोई फर्क नहीं, इन्वेस्टर को आप डिविडेंड दो या ना दो, उसे तो 12% रिटर्न मिल रहा है और इन्वेस्टर चाहता है कि मुझे हायर रेट ऑफ रिटर्न मिले, ही इज नॉट केयर अबाउट डिविडेंड दो या ना दो। दैट इज व्हाट एमएम सेड ऑल अबाउट, राइट। अब ये और भी प्रूव करना है, पूरा क्वेश्चन करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। सुनो, assuming that company pays the dividend, अब एग्जामिनर तो हमें बोल रहा है मान के चलो कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, ठीक है, एग्जामिनर बोल रहा है, और तो मैं इस क्वेश्चन को भी कई सारे और वर्जन्स में करवाऊंगा। एंड हैज नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, कंपनी ने 5 लाख रुपए भी कमा लिया प्रॉफिट के, एंड मेक्स न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख ड्यूरिंग द पीरियड। अब नया इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, 10 लाख, कमाई 5 लाख है, तो ऑब्वियसली नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो पूछ रहा बताओ भाई कंपनी को नए शेयर्स कितने इशू करने हैं, तो मैंने कहा आइए जरा चलते हैं। अब मैं सी पार्ट, अरे भाई मैं रुक जा, थोड़ा सब्र रखा कर, पेशेंस, पेशेंस इज द की। आइए पहले सी पार्ट पर चलते हैं। अब एग्जामिनर ने तो ऑल दो कंडीशन बोली जब कंपनी ने डिविडेंड दिया, मैं आपको दोनों केस लेता हूं। पहला केस लेते हैं व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उसे देना भी पड़ेगा। एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर तो बेटा पूरी करनी पड़ेगी, वरना कंपनी लॉ वाले आके जय माता दी कर देंगे तुम्हारी, है ना। तो चलिए अब अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो क्या, तो पहले बताओ बेटा मुझे पैसे कितने चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है। सर हमें तो 10 लाख रुपए चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, वी रिक्वायर 10 लाख ऑफ रुपीस। सर इसमें से जो पहले घर के पैसे पड़े वो माइनस कर दो, आपने कमाई कितने बच्चा, 5 लाख। तो टेक्निकली मयंक ने क्या करा, 10 लाख रुपए थे उसमें से 5 लाख कमा चुके हैं, तो बाकी के 5 लाख और चाहिए, है ना भाई। पहले बेटा ये बात समझ में आ गई, बट रुको सर हमने अभी डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है, तो दोस्तों ये डिविडेंड भी तो पे करना पड़ेगा, और ये पे किसमें से होगा, सर ये पे प्रॉफिट्स में से होगा। भाई डिविडेंड इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जो आपने कमाया उसी में से तो डिविडेंड बांटोगे। अब 5 लाख रुपए में से डिविडेंड बटेगा, डिविडेंड है 10 रुपए का, एक शेयर पे 10 रुपए और 10,000 शेयर्स है,
तो ये पैसा डिविडेंड में इस्तेमाल हो गया। 10,000 शेयर कैसे सर? मैंने कहा ये देखो 10 लाख और 100 रुपए, तो यहां से नंबर ऑफ शेयर हमारे पास बेटा 10,000 आ गए। बोलो जी बोलो। अब मुझे बताओ जरा सोचकर, अब जरा सोचकर मुझे बताएंगे सारे बच्चे, दोबारा से सोचते हैं। कमाए थे 5 लाख, उसमें से 1 लाख का डिविडेंड बांट दिया, तो बचे कितने बेटा हमारे पास? हमारे पास पैसे बच गए 6 लाख रुपए। हम सॉरी 4 लाख रुपए। अब उस 4 लाख रुपए को सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे जहां भी हमें पैसा लगाना है। तो 10 लाख रुपए हमें नए प्रोजेक्ट में लगानी है, 4 लाख तो घर में पड़े हैं, पहले वो इस्तेमाल कर लो। अब बाकी और चाहिए 6 लाख। पहले ये बात समझ में आ गई? और चाहिए 6 लाख, ये बात समझ में आ गई? परफेक्ट। अब ये 6 लाख कहां से आएंगे सर? ये नए शेयर इशू करके आएंगे। यू हैव टू इशू न्यू इक्विटी। अब हम कह रहे हैं डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, जब डिविडेंड बांटा, अब ये सारा काम अगले साल होगा, तो हमारा प्राइस कितना हो गया अगले साल? 102 रुपए। तो यानी कि मेरे को इतने नंबर ऑफ शेयर चाहिए। दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ शेयर्स वुड लुक लाइक। बताइए बेटा कितना? आप बता रहे हो 5882 या 3? कितना है बेटा? 5882 ही कर लेते हैं, चलो राउंड ऑफ में 5822 शेयर्स हो गए। पहले बच्चा बात समझ में आ गई? तो ये हमने निकाला नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। अब पहले बेटा बात समझ में आई। अब मैं इसी को एक बार और करता हूं। मान लो हमें ये काम तब भी करना होता व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करा होता तो क्या होता? तो सर, तो मैंने कहा चलिए तो क्या होता, आइए जरा समझते हैं। तो अगर अगेन हमें न्यू शेयर्स तो इशू करने ही पड़ते। अगर हम न्यू शेयर्स इशू करते तो कितने पैसे चाहिए? 10 लाख, कमाए हैं 5 लाख। अब डिविडेंड 0 ऑन 10,000 शेयर्स, अब डिविडेंड तो बांटना ही है। और इस सिचुएशन में प्राइस 112, तो 5 लाख चाहिए 112 के हिसाब से 4464 शेयर्स। पहले दोस्तों अब ये दोनों पॉइंट और मैटर आपको समझ में आए हैं? बोलो जी बोलो। अगर ये दो पॉइंट और मैटर समझ में आए हैं तो अब आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में ये पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप ये अपने आप पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यही चीजें जो भी हमने कैलकुलेट करी कि नए शेयर्स कितने चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए इतना, माइनस जो घर में पैसा पड़ा, घर में कितना पड़ा है, कमाया था ई, उसमें अगर कोई डिविडेंड तो पे कर दो, बाकी घर का पैसा, और 1 साल बाद इशू करना है तो 3 पर। अब आपको ये वाला पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, अपनी नोटबुक में आप पढ़ सकते हो आराम से। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। वैसे तो क्वेश्चन ने जितनी बातें मुझसे मांगी वो मैंने कर ली। क्वेश्चन ने जितनी बातें मुझसे मांगी वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। मेरा क्वेश्चन तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर रुकता नहीं है। कई बार वो हमसे बोलेगा प्रूव। भाई एमएम के बारे में एमएम ने क्या बोला? एमएम ने बोला था मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा भाई हमें प्रूव करना पड़ेगा ना कि मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए जरा प्रूव करते हैं मार्केट वैल्यू पे कैसे फर्क नहीं पड़ता। तो आइए अब हम इसका एक अपनी मर्जी से डी पार्ट भी बना लेते हैं, अगर डी पार्ट पूछ लेगा तो यानी कि अब अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे 1 साल बाद क्या होगा। भाई डिविडेंड तो अपन अगले साल ही देंगे ना, तो 1 साल बाद क्या होगा। तो एक केस बन जाएगा अगर हमने डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, सबसे पहले यही करना डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। या दूसरी सिचुएशन हमारे पास बनेगी जिसमें हम कहेंगे डिविडेंड डिक्लेयर्ड। बेटा यही दो इंस्टेंस होंगे, या तो नॉट डिक्लेयर्ड या फिर मेरा डिविडेंड डिक्लेयर्ड। यही दो सिचुएशंस बेटा आपके पास बनेंगी। अब हम कहते हैं सर ये बताओ पहले तो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने? तो एग्जिस्टिंग शेयर्स हमारे पास बच्चा 10,000 है। एग्जिस्टिंग शेयर्स हमारे पास दोनों सिचुएशन में 10,000 है। अब हम कहते हैं न्यू शेयर्स। ये एग्जिस्टिंग शेयर्स को हमने नाम दिया था एन, और जो नए शेयर्स थे बेटा इन्हें नाम दिया था एम। तो अगर डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड है तो 4464 है, तो ये हो गया 4464, और डिविडेंड डिक्लेयर्ड है तो 5882। ये हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मैं इन दोनों का टोटल कर दूंगा, तो बेटा ये मेरे पास टोटल शेयर्स आ गए। दिस बिकम्स माय टोटल शेयर्स, जिसको हमने बोल दिया n प्लस m। ये हो गया बेटा इतना, ये हो गया इतना, राइट। अब मुझे बताओ प्राइस आफ्टर 1 ईयर बेटा कितना हो जाएगा? प्राइस आफ्टर 1 ईयर, तो प्राइस आफ्टर 1 ईयर इसमें 112, इसमें 102। अब आप जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर 1 ईयर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब ये बन गया बेटा हमारा P1। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा, ये n प्लस m इंटू P1 हो गया। आप देखो लगभग 16,20,000 16,20,000 आ रहा होगा। वो थोड़ा सा जो डिफरेंस है बेटा वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। एक में ज्यादा होगा, एक में कम होगा, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से है, क्योंकि शेयर्स अपने राउंडिंग ऑफ में थे, इसलिए हमारा डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज ये दोनों 16,20,000 पे आ जाएंगे। पहले बच्चा पहले बात और पॉइंट समझ में आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंस ड्यू टू राउंडिंग ऑफ, डिफरेंस ड्यू टू नंबर ऑफ शेयर्स राउंडिंग ऑफ। पहले दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई। तो यानी कि 1 साल बाद आप डिविडेंड बांटो या ना बांटो, आपकी टोटल मार्केट वैल्यू रिमेन सेम, यही हमने बोला था। अब और कंपेयर कर लेते हैं। सर अगर मैं कंपेयर करूं तो बताओ करंट मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर अभी हमारे पास 10,000 शेयर है, 100 रुपए का एक है, तो यानी कि अभी की वैल्यू 10 लाख। 10,000 शेयर्स है, 100 रुपए का एक है, तो वैल्यू 10 लाख। पहले ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये हो गया n इंटू P0 बच्चा, ये हो गया n इंटू P0। भाई अभी भी 10 लाख है, फ्यूचर में डिविडेंड बांटो या मत बांटो, आपका पैसा ग्रो हो गया है, और 1 साल बाद इतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी, चाहे आप डिविडेंड बांटो चाहे आप डिविडेंड मत बांटो। पहले बेटा बात समझ में आई। पहले एमएम ने क्या बोला था? बोलो जी एवरीवन, पहले बेटा गॉट इट। ये क्या हुआ यहाँ तक का कार्यक्रम पहले तो सारा? हाँ जी। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। सर और आगे अगर हम चलें तो हमने एक और तरीके से सीखा था करंट मार्केट वैल्यू निकालना। अब यहां पर फिर से एक केस लेते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, और दूसरे में क्या हो जाएगा? डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं, पहला वाला कॉलम क्या था? नॉट डिक्लेयर्ड ना, वैसे लेते हैं। तो एक हो जाएगा डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, दूसरा हो जाएगा डिविडेंड डिक्लेयर्ड। ये हमारे पास बेटा दो अलग अलग हो गए, राइट। चलिए अब जरा समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म की बात करूं तो देखिए बेटा वैल्यू ऑफ फर्म कैसे, अब दिमाग लगाना पड़ेगा, या आप करंट मार्केट वैल्यू बोल दो, वैल्यू ऑफ फर्म बोल दो, जो मर्जी बोल दो, आपकी इच्छा, जो मर्जी बोल दो, पूरी कंपनी की वैल्यू। देखो आंसर तो मुझे पता है 10 लाख रुपए आएगा, आंसर तो मुझे पता है 10 लाख रुपए आएगा, क्योंकि वो तो हम निकाल चुके हैं। भाई अभी लॉजिकली तो ये है ना, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो प्राइस से, बस बात खत्म। आंसर तो मुझे पता ही है। बट एग्जामिनर कहता है इतना आसान करोगे तो मैं मार्क्स कैसे दूंगा? कुछ तो तूफानी करो। मैंने कहा तूफानी करते हैं, ठीक है बेटा, और तूफानी करते हैं। देखो बताओ बच्चों, 1 साल बाद सोचो पहले क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर क्या होगा। आफ्टर 1 ईयर हमारे पास 10,000 शेयर ऑलरेडी थे, 4464 और इशू कर देंगे, यस और नो? 4464 और इशू कर देंगे, और इनका प्राइस हो जाएगा 112 रुपए। पहले इतनी बात समझ आती है? 1 साल बाद इतने शेयर्स होंगे, इनका प्राइस 112।
बट इनको करने के लिए हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी थी। सोचो जरा सोचो, इस 4464 में हमारी इन्वेस्टमेंट भी है। अब वो इन्वेस्टमेंट तो अगले साल होगी, तो वो पैसा तो बिजनेस से अब बिजनेस में लग गया। कितना पैसा था वो? 10 लाख रुपए बिजनेस में लग गया। बट हमने इसमें कमाया भी था। बेटा कितना कमाया था बताओ जरा? हमने इसमें कितना कमाया था? सर हमने कमाए थे बेटा 5 लाख। तो बैलेंस आपका पैसा जो था वो आपने और इस्तेमाल कर लिया इसमें से। भाई 1 साल बाद ये वैल्यू थी, इसमें से 10 लाख रुपए इस्तेमाल कर लिए, बट 5 लाख रुपए आपकी वैल्यू में जुड़ जाएंगे क्योंकि आपने इनकम कर ली। ये बचा 1 साल बाद, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आज की निकाल लो, काम खत्म। जब आप करोगे जादू है बेटा 10 लाख आएगा, करके देख लो आप। जादू है बेटा 10 लाख आएगा। अरे पहले से पता है ना, अभी तो बताया आंसर तो मुझे पहले से पता है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके करना पड़ेगा वरना एग्जामिनर कहेगा मैं मार्क्स नहीं दूंगा। पहले बेटा दोबारा समझा देता हूं, एक बार दोबारा समझा देता हूं। हमारे पास 10,000 शेयर थे, फिर हमने कितने इशू कर दिए यहाँ पर? 5882 इशू कर दिए। सर एक शेयर का प्राइस है 102 रुपए। 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के चले जाएंगे, 5 लाख रुपए अर्निंग के जुड़ जाएंगे, तो आपके पास ये उसकी अगेन प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ भी 10 लाख आ जाएगी। जादू है बेटा। अब अगर आप इसका कॉन्सेप्ट लिखना चाहते हो तो क्या हो गया? n प्लस m इंटू P1, ये 1 साल बाद की वैल्यू। इसमें से इतना इन्वेस्टमेंट करा था वो इसको कम कर देगा, अर्निंग में आपकी पैसे को बढ़ा दिया, और आपको प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस के ई। सेम यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सेम बेटा। यहाँ पर होना n प्लस m इंटू P1 माइनस i प्लस e डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई। सिंपल। आई गेस पहले अब आपको समझ में आ गया बेटा। अबे 5 लाख लल्लू क्वेश्चन में मैंने अर्निंग क्या हो गया? 10 लाख का डिविडेंड मैंने 5 लाख, क्या मतलब क्या हो गया तुम्हें? 10 लाख का ये रहा, 5 लाख का ये रहा, खत्म कहानी बेटा। दिया तो इसमें करना क्या मेरे को? सीधा सीधा जीवन तो उसमें करना क्या मुझे? ठीक है जी, पहले यहाँ तक की कथा कहानी क्लियर। चलिए अब आप पहले बेटा यहाँ तक का कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए पहले यहाँ तक का सारा पार्ट। यहाँ पर आकर हमारा एमएम मॉडल भी खत्म। यस यू हर्ड मी राइट, एमएम मॉडल भी खत्म। अब इसके बाद 2 मॉडल और है, एक एक लाइन के, छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन के, तो वो तो शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे। अभी 2 मॉडल और है, तो उसके बाद आएगा एक धमाका। तो आपने ये सब कॉपी कर लिया, अब आप पहले क्वेश्चन नंबर 16 कॉपी करिए। हाँ बेटा, उसके बाद रेशियोज पढ़ाएंगे। नहीं उसके बाद डिविडेंड का एक धमाका आएगा, पहले तो फिर रेशियो शुरू हो जाएगा। आज शुरू हो जाएगा, 12 बजे तक चलेगी बेटा, 12 बजे तक क्लास चलेगी, 12 बजे तक, 2.25 घंटे की क्लास है बेटा, भूल जाते हो बेटा। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 16। इससे पहले कौन सा था? 15 को करा था बेटा, 16 का ये। बिल्कुल बेटा, जो रट्टा मारा था वो तो मैं आप करवाऊंगा, ऐसे कैसे नहीं करवाऊंगा? अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं भूल गया, क्वेश्चन बोल के बैठ गया। चलो परम कह रहे संडे के दिन बच्चों का थोड़ा ख्याल रखो, ठीक है बेटा। परम तू इतना फोर्स कर रहा है तो मैं 12:15 बजे तक पढ़ा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगा, ठीक है। आई विल टेक केयर, मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगा, मैं 12:15 बजे तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो और जल्दी से करो, कॉपी करो। ये क्वेश्चन मार्क वाला बच्चा कौन है? पता है, क्वेश्चन मार्क देख के मैं डर जाता हूं। मेरे को लगता है किसी बच्चे ने क्वेश्चन मार्क पूछ लिया, कुछ डाउट पूछ लिया, मतलब समझ लो। मेरे को क्वेश्चन मार्क देख के नीचे लिखता हूं यस लिखा, मैंने अच्छा इसको समझ में आ गया, मेरे को लगता है डाउट आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर बेटा 16 है। चलिए जल्दी से कॉपी करिए प्लीज, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। बेटा वो टोटल अर्निंग है ना, वो जो डिविडेंड का इफेक्ट है, हमने ऑलरेडी प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स में ले लिया, तो 2 बार नहीं लेंगे ना दोस्त। हाँ जी बच्चों, हो गया बेटा। इन्वेस्टमेंट चाहिए 10 लाख रुपए, उसमें पहले जो घर का पैसा पड़ा है वो एडजस्ट कर दो, जो है 5 लाख रुपए। बट 5 लाख में से अगर कोई डिविडेंड दिया तो माइनस कर देना, वरना कोई बात नहीं, वरना छोड़ देना, सारा का सारा इस्तेमाल हो जाएगा। अबे एम यही तो है, नंबर ऑफ शेयर्स। गुड मॉर्निंग बेटा, राज लिखा तो है, एम इज द नंबर ऑफ शेयर्स। बेटा दोनों पर भेज देंगे, और बोलो स्पष्ट टैली पर भेजेंगे, टैली पर, ठीक है। अरे हो गया कॉपी। हेलो 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 हेलो, कॉपी खत्म हो जाओ, कर लो जल्दी कर लो। हाँ बेटा बिल्कुल डांस करके दिखाएंगे, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल डांस करवाएंगे बेटा, बिल्कुल डांस करवाएंगे। नागिन डांस करना है, डर वाला डांस करना है, कौन सा वाला? बेटा स्पर्श को तो डांस करवाएंगे ना, स्पर्श के पेरेंट्स को बुलाएंगे, वो पीछे से डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, और देखो स्पर्श कैसे डांस करेगा डंडे पर। देखना बेटा कैसे डांस करके दिखाएगा, एकदम बढ़िया वाला डांस करके दिखाएगा स्पर्श। अब उसका वो पोल डांस ही हो जाएगा बेटा। मैं स्पर्श के बारे में 2-4 शुद्ध 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 एकदम बढ़िया बढ़िया शब्दों से उसका आदर सत्कार कर दूंगा। बिना सॉन्ग के डांस कर देगा बेटा, ये तो मैं बता रहा हूँ, बिना सॉन्ग के डांस कर देगा। बाद में जो मर्जी सॉन्ग चला देना, सब पे उसके स्टेप्स मैच करेंगे, ऐसा डांस करेगा ये। जल्दी कर लो कॉपी, नलायक। अबे वेट मारो, स्लाइड बदली नहीं है, देख तो लिया करो कम से कम। स्लाइड बदली नहीं है, वेट शुरू हो गए हैं। चलो जल्दी करो, आई एम जस्ट कमिंग इन 2 मिनट, जल्दी करो।
बेटा वो स्टिक लेने गया था जिसके बेस पर तू डांस करेगा ना, वही वाली स्टिक ढूंढने गया था, तो वो मिल गई अब स्टिक ना स्पर्श। अबे हेमंत भाई रुक जा, भी रेशोज भी स्टार्ट होगा। इतनी जल्दी किस खुशी की, मतलब क्या 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 क्या, 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 क्या हो गया रेशोज में? अभी वो भी कराएंगे बेटा, क्यों घबरा रहा है? करवाएंगे बेटा, आज रेशोज भी शुरू होगा। तो बेटा भामिनी भूख लग रही है तो खाना खा लो, इसमें क्या बात है? भूख लग रही है खाना खा लो, तुम्हें कौन देख रहा है यहाँ पे? हाँ, नलायक, ये अलग ही खिलाड़ी है। कॉपी हो गया पहले बेटा यहां तक? बेटा कॉपी हो गया, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया। चलिए अब दोस्तों जल्दी से, जैसा कि मैंने बोला था बेटा, देखो जिन बच्चों को जाना है वो जा सकते हैं। बेटा मेरी क्लास 12 बजे तक चलेगी, और मैंने अभी रेशोज में भी इंपॉर्टेंट बातें बतानी, ओ सॉरी, डिविडेंड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो अब आपको जाना है तो आप चले जाओ, मेरे को, मैं बेटा किसी को रोक तो सकता नहीं हूं, है ना? आई कांट होल्ड, तो आपने जाना है चले जाओ, बात खत्म। चलो अब हम चलते हैं बेटा हमारे अगले पॉइंट पर। मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले, हमारे पास बेटा एक दो मॉडल और हैं छोटे छोटे से। क्या पहले मेरी बात समझ आई? हमारे पास एक दो मॉडल और है छोटे छोटे से। आइए फटाफट से एक एक लाइन के मॉडल है, जल्दी से बेटा खत्म करते हैं। एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं हमारा ट्रेडिशनल और गॉर्डन एंड डॉड मॉडल। इसको आप बोलते हो बेटा ट्रेडिशनल या गॉर्डन और डॉड मॉडल, ये हम इसको बोलते हैं, ये हमने इसका नाम रखा हुआ है। ठीक है जी। अब ये क्या मॉडल कहता है? तो बेटा ये मॉडल बड़ा ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी बात कहता है। कहता है सर आपको आज का प्राइस निकालना है ना? मैंने कहा हाँ। तो कहता है सर देखो आप क्या करना, आप डिविडेंड भी लोगे और अर्निंग भी लोगे, आप डिविडेंड भी लोगे और अर्निंग भी लोगे, बट अर्निंग का 1/3 कर लेना। आप अर्निंग का बेटा क्या कर देना, आप अर्निंग का 1/3 कर देना, और इसको एम से मल्टीप्लाई कर देना। आप इसको बेटा क्या कर देना, एम से मल्टीप्लाई कर देना। बस हो गया बेटा, मॉडल खत्म। बस यही है, वेयर P0 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस टुडे। भाई इस मॉडल ने क्या बोला? इस मॉडल ने बोला भाई मैं ना ये जो दोनों चीजें है ना, डिविडेंड और अर्निंग, दोनों को बराबर बराबर इज्जत दूंगा, बट बराबर इज्जत ऐसे दूंगा कि डिविडेंड को तो फुल इज्जत, बट अर्निंग को हम 1/3 करके चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि उसमें से कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी का पैसा जो बचेगा उसको हम लेंगे। तो इन्होंने एक अंदाजे से अपने पास्ट बेसिस पर उसको 1/3 का एक एवरेज निकाला। तो ये हमेशा ही बेटा 3 रहेगा। तो P0 हो गया, D का मतलब हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर, और E का मतलब हो जाएगा बच्चा अर्निंग पर शेयर। तो सबसे पहले तो ये वाली बात समझ में आ गई। हाँ जी सर, अब ये M क्या होता है? बेटा M इन्होंने अपना एक मल्टीप्लायर बनाया, M इन्होंने अपना एक मल्टीप्लायर बनाया, जो आपको बेटा क्वेश्चंस में गिवन होगा, तो आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी जितना, डिविडेंड पे आउट इतना, मल्टीप्लायर 2 आ गया।
प्राइस बताना एज पर ग्राहम एंड डॉट मॉडल। तो मैंने कहा चलिए जी, अब अगर मैं बात करूं तो अर्निंग बेटा 30 रुपए है, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, 30 का 60% बोले तो 18 रुपए आ गया। एम आपका बेटा 2 है, तो आप मुझे बता दीजिए P0, 2 इंटू 18 प्लस 30/3, तो 28 इंटू 2 बेटा ये बन गया 56 रुपए। क्वेश्चन खत्म बेटा। कैसा लग रहा है अब आपको ये क्वेश्चन? बोलो जी बोलो, क्वेश्चन क्लियर? चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बोलता है, सर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द इक्विटी शेयर ऑफ एसके लिमिटेड। मार्केट प्राइस बता दिया, डिविडेंड बता दिया, मल्टीप्लायर बता दिया। अकॉर्डिंग टू ग्राहम एंड डॉड अप्रोच और टू द डिविडेंड पॉलिसी, आपको बेटा ईपीएस निकालना है। पहले आप क्वेश्चन समझ रहे हो, आपको बेटा क्या निकालना है, आपकी बार ईपीएस निकालना है। सो यू हैव टू डू द रिवर्स कैलकुलेशन। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। तो आप बताओ क्या ये आप कर सकते हो? क्या ये आप कर सकते हो? यस। तो आपका ये बन गया बच्चा होमवर्क। आइए अगला क्वेश्चन। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%। अब प्लीज इस क्वेश्चन को देख लेना बेटा। कहते हैं डिविडेंड पे आउट 40% है, कंपनी फॉलोज ट्रेडिशनल अप्रोच with a multiplier of 9 compute PE ratio। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, समझने वाला है बेटा, ध्यान से देख लो बेटा। सर यहां पर हमें बोलता है हमें पीई रेशियो निकालना है। मैंने कहा ओके, और ट्रेडिशनल अप्रोच लग रही है, मतलब ग्राहम एंड डॉट मॉडल लग रहा है। बेटा आप मुझे बताओ, ग्राहम एंड डॉट मॉडल ने क्या कहा था, P0 इज इक्वल टू एम डी प्लस ई बाय 3। अब P0 तो मुझे नहीं पता, ठीक है, एम मुझे बता दिया बेटा 9। डिविडेंड में क्या बोल सकता हूं, ई इंटू 0.40। सोचो जरा सोचो, क्या मैं बोल दूं बेटा डिविडेंड हो जाएगा अर्निंग का 40% प्लस ई बाय 3। एलसीएम ले लेते हैं, तो P0 9 इंटू ये हो जाएगा 1.20 ई प्लस ई डिवाइडेड बाय 3। ये बन जाएगा P0 इज इक्वल टू बेटा 3 से ये कट के बचेगा 3, तो 3 इंटू 2.20 ई। बोलो जी, यानी कि P0 डिवाइडेड बाय ई 6.60। P0 डिवाइडेड बाय ई इज 6.60। बेटा जरा बताना P0 का मतलब, इट इज एमपीएस, ई का मतलब ईपीएस इज इक्वल टू 6.60। तो यही तो मेरा पीई रेशो बन गया। तो आपको बिना कोई डेटा दिए आपसे आंसर करवा लिया, आपको बिना कोई डेटा दिए बेटा आपसे आंसर भी करवा लिया। पहले ये वाली बात आपको समझ में आई है बच्चा? चलिए पहले आप बेटा इतना कॉपी कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से। हो गया बेटा ये मॉडल भी खत्म, जल्दी करिए। एक मॉडल और है, वो भी खत्म करते हैं फटाफट से। बेटा वो इन्होंने निकाला है अपना, वो इन्होंने बेटा अपना जो 3 है वो अपने आप कैलकुलेट करा है। अपने आप कैलकुलेट करने का मतलब है इन्होंने अपना जो एवरेजिंग लिया इंडस्ट्री का, ये बेटा उसके बेस पर 3 कैलकुलेट हुआ है। चलिए हो गया बेटा, कॉपी हो गया सबका ये। हाँ जी बेटा, ये सब इंडस्ट्री के लिए 3 रहेगा। चलिए जल्दी से करिए बेटा।
बेटा अमन, ये क्या होता है, ये जो वैल्यूज होती है ना बेटा, ये कैलकुलेटेड होती हैं। मतलब इन्होंने इंडस्ट्री का पूरा जो डेटा होता है ना, उसका एक एवरेज लिया होता है। भाई अलग अलग कंपनीज में क्या क्या चल रहा है, उन सबका इन्होंने एक एवरेज नंबर निकाल दिया। सो दैट इज वाई उन्होंने वो 3 लिया, जो भी उनकी बैकग्राउंड की कैलकुलेशन होगी, दैट इज द थिंग। हो गया बेटा ये वाला कॉपी, 17th डन, 17th डन। ये मॉडल ना हमारे पास उतनी डिटेल में नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा, ठीक है ना। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 करिए। कहाँ डिटेलिंग बतानी थी वहां मैंने पूरी बताई, इससे पहले वाले सारे मॉडल्स। चलिए प्लीज फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कॉपी करिए बेटा, जल्दी से। डन हो गया बेटा यहां तक। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव ऑन। आई गेस एवरीवन डन बच्चा, यहां तक ऑल डन, ऑल डन, ऑल सेट। चलो अब आ जाओ बेटा आपका लास्ट मॉडल आज का, आज का लास्ट मॉडल विच इज कॉल्ड लिंटर मॉडल। तो अब हम चलते हैं बेटा, अब हम चलते हैं आपके लिंटर मॉडल पर, लास्ट मॉडल फॉर द डे। देखिए बेटा इस भाई ने क्या बोला, कहता है अगले साल आप कितना डिविडेंड दोगे। अब इसने ना डिविडेंड की बात करी, अगले साल कंपनी को कितना डिविडेंड देना चाहिए। तो हमने कहा सबसे पहले जो लास्ट ईयर दिया था उतना तो बनता ही है, जो लास्ट ईयर दिया था उतना तो बनता ही है। अब आप साथ में एक्स्ट्रा क्या दोगे। इन्होंने बोला देखो भाई आपने कमाया इतना, अब आप कितना टारगेट पे आउट रखते हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। भाई आपका टारगेट क्या है कि कितना डिविडेंड देना चाहिए, आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका फ्यूचर का एक तरह से क्या निकल गया बेटा, डिविडेंड निकल गया फ्यूचर का। माइनस कर देना जो D0 आप दे चुके हो, तो ये अगले साल का एक्स्ट्रा वाला डिविडेंड आ गया। एक तरह से अगले साल का आपका एक्स्ट्रा वाला डिविडेंड आ गया। ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट आया आप इसे AF से मल्टीप्लाई कर दोगे। AF का मतलब क्या हो गया, एडजस्टिंग फैक्टर। सो यू विल मल्टीप्लाई इट फर्दर विद योर एडजस्टिंग फैक्टर। बस ये इन्होंने बोल दिया। अब यहां पर क्या बोला, D1 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। भाई हम कितनी उम्मीद कर रहे हैं अगले साल, कॉपी कर लो बेटा साथ साथ, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा समझाने वाला। D0 हो गया बेटा लास्ट डिविडेंड जो कंपनी ने पे करा। फिर आपके पास EPS आपको पता ही है, अर्निंग पर शेयर। फिर आपके पास आ जाएगा बेटा AF, जिसको हमने बोला हमारा एडजस्टिंग फैक्टर। अब ये फैक्टर आपको क्वेश्चन में बेटा गिवन होगा, ये फैक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। लास्ट ईयर पे करा था, ये टारगेट है माइनस D0, ये एक्स्ट्रा वाला डिविडेंड। इसको आप मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करोगे एंड देन पुराने वाले में जोड़कर दे दोगे, काम खत्म बच्चा। डन।
चलिए, कॉपी हो गया बेटा यहां तक। चलिए, here we start with the beta next one, question number 20th. Given last year's dividend is 9.8, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट 45%। तो अगर मैं यहां से देखूं बेटा, हमारा लास्ट ईयर बोले तो 9.80 हो गया, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट हो गया 45%, यानी कि बच्चा 0.45 का हमारा स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट हो गया पहले तो यहां पर। फिर कहता है टारगेट पे आउट रेशियो इज 60%, तो पे आउट आपका हो गया बेटा 60% बोले तो 0.60। ईपीएस ऑफ करंट ईयर, और ईपीएस आपको बता दिया 20 रुपए। आपको बताना है करंट ईयर डिविडेंड लिंटर मॉडल के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो बेटा D1 क्या हो जाएगा, D0 ईपीएस इंटू पे आउट रेशो, और फिर एक्स्ट्रा वाला, और फिर एडजस्टिंग फैक्टर। तो आपने पे करे थे 9.80, अब टारगेट है 20 रुपए का 60%, 12 रुपए, 9.80 पे कर चुके हो, और एडजस्टिंग फैक्टर जो है उससे कैलकुलेट करोगे। तो आप बता रहे हो अगले साल कंपनी को 10.79 देना चाहिए। आई होप पहले बात समझ में आ गई बेटा, खत्म हो गया, कॉपी कर लो, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। मॉडल्स हमारे सारे खत्म हो गए, हमारे बेटा जितने मॉडल्स थे वो सब खत्म हो गए, बट रिसेंटली मेरे सामने एक अच्छा क्वेश्चन आया, आई वुड से एक अच्छा क्वेश्चन आया, जिसमें एग्जामिनर ने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को टेस्ट करा। बेसिक कॉन्सेप्ट बोले तो हमने बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, और हमने डिविडेंड भी पढ़ा। तो डिविडेंड प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंपैरेटिव क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आइए अब देखते हैं बेटा वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन में करना क्या है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, कोई ऐसे रट्टेबाज वाला क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं तो बेटा ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये एमएम मॉडल है जो भी पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 24 भी हम क्लास में करने वाले हैं, यही वो क्वेश्चन है। आइए अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा यही वो क्वेश्चन है जो हम क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो पढ़ना शुरू करें बेटा। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना शुरू करें बेटा, ध्यान से, ढंग से। चलिए लेट अस स्टार्ट। अब हम यहां पर इस क्वेश्चन को आपके साथ पढ़ते हैं पहले तो। हाँ वो अलग अलग हो गए, कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, चलो हो जाता है। आ जाओ। एसके लिमिटेड विच हैज 2 करोड़ शेयर्स of rupees 10 each outstanding has earned 200 रुपए पर शेयर फॉर द लास्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च। पहले इतना बताओ बेटा क्या बोल रहा है। 2 करोड़ शेयर्स हैं, पूरा ध्यान से पढ़ना, 10 रुपए का एक है, 200 रुपए कमाए, तो टेक्निकली ये मेरा दोस्तों ईपीएस हो गया बेटा 200 रुपए का। दिस becomes the EPS. All the shares held by small shareholders and no single person hold more than 5 lakh shares. भाई सबके पास कम कम है, कोई भी 5 लाख से ज्यादा शेयर होल्ड नहीं करता। डिविडेंड पॉलिसी
कहते हैं भाई साहब अब की बार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी है। अब आपको पता है अब हमारे पास डीडीटी भी लगता है। अब लगता है या नहीं लगता? बताओ, करंट सिनेरियो में डीडीटी लगता है? नहीं लगता। वेरी गुड। क्योंकि पहले डीडीटी लगता था और शेयर होल्डर के हैंड में डिविडेंड एग्जेम्प्ट था। अब डीडीटी नहीं लगता, डीडीटी ना लग के शेयर होल्डर के हैंड में उसको क्या कर दिया बेटा? टैक्सेबल कर दिया। पहले ये फंडा था बेटा बेसिकली डीडीटी का, राइट? बिल्कुल ठीक बात है। कहता है इसमें डीडीटी भी इंक्लूड है। अब ये पुराने जमाने का क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं बेटा, दे देते हैं, हम कर लेते हैं। आपके कोर्स में डीडीटी नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा आ गया तो आपके कोर्स में अब डीडीटी नहीं आएगा, ज्यादा हो गया तो व्हेन ईपीएस इज अबव 100 रुपए, 100 रुपए से ज्यादा ईपीएस पर 30% का आपको पॉलिसी देना है। और हमारा ईपीएस तो वैसे भी 100 से ज्यादा है, तो यानी कि हमारे लिए बेटा 30% इज द लॉजिकल थिंग। कंपनी इज इन 34% टैक्स ब्रैकेट, एज्यूम अ डीडीटी ऑफ 16% ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, जितना बांटोगे उसका 16%। एवरेज पर्सनल टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल इज इतना, इंडिविजुअल के लिए 25% का रेट है। कंपनी वांट्स टू नो, अब ये ध्यान से पढ़ना, इफ इट इज बेनिफिशियल टू इन्वेस्टर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड नाउ, और एक ऑप्शन तो क्या है, अभी के अभी डिविडेंड बांट दो, एक तो पहला ऑप्शन है, और पोस्टपोन इट बाय 3 years if risk free bank deposit carry an interest rate of 9% per annum for 3 years. For bulk deposit of 5 crore and more, bank deposit carry an interest rate of 11%. पहले ये दो अलग अलग बातें समझ में आ रही हैं भाई? अगर आपका 5 करोड़ से कम का डिपॉजिट है तो 9% का रेट लगेगा, अगर 5 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है तो 11%। बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बातें कर रहे हैं अब यहां पर। तो अब आपको यह डिसाइड करना है कि डिविडेंड आज दें या 3 साल बाद दें। पहले बेटा मुद्दा समझ में आ रहा है? पहला इज डिविडेंड आज दें या 3 साल बाद दें, दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। अब है ये डिविडेंड चैप्टर का क्वेश्चन, बट घुसा दिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। पहले बेटा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? इट इज, अगर मैं दूसरे एंगल से देखूं तो ये प्योरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है। इट इज जस्ट अ प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन कि पैसे आज दें या 3 साल बाद दें, बस यही तो डिसाइड करना है। बट इसमें डिविडेंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट साथ में अप्लाई करवा दिए गए हैं। तो गाइज रेडी, करवाऊं बेटा अब इसको सॉल्व? चलो अब जरा ध्यान से देखेंगे बेटा सारे बच्चे। बताओ जी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हम ये कह रहे हैं एक ऑप्शन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नाउ, एक तो बेटा ये वाला ऑप्शन है। दूसरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर 3 years, आप 3 साल बाद ये डिविडेंड बांटोगे। चलो अब थोड़ा सा दिमाग और बुद्धि दोनों बेटा मेरे साथ आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आप ये क्वेश्चन समझ पाओगे। ठीक है जी? पहले तो हम ये देखते हैं यहां पर अमाउंट कितना, व्हाट इज द अमाउंट जिसके ऊपर ये सारी लड़ाई हो रही है, कितना डिविडेंड का अमाउंट है। तो सबसे पहले हम कहते हैं व्हाट इज एक शेयर का डिविडेंड। तो इट इज सर एक शेयर पे जो कमाया इनटू डीपी रेशो बेटा, इनटू डीपी रेशो। तो अगर हम यहां पर बात करें तो हमने कमाए हैं दोस्तों कितने, 200 रुपए कमाए हैं, जिस पर हमें 30% बांटना है। तो यहां भी 60 रुपए और यहां भी 60 रुपए, दोनों जगह इट इज 60। अब ये एक शेयर का है, बताइए जरा फाइनली हमारे पास कितने शेयर्स हैं। तो इन द ऑर्गेनाइजेशन वी हैव 2 करोड़ शेयर होल्डर्स। तो यहां पर जो फंड्स इन्वॉल्व है बेटा वो कितना हो गया। तो टोटल डिविडेंड हम यहां पर बात कर रहे हैं कितने की बच्चों, सर 120 करोड़ की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ मनी ऑफ 120 करोड़ रुपए इन दिस सिचुएशन। पहले बच्चा ये वाली बात समझ में आ गई?
बोलो जी। अब देखो ये तो है 120 करोड़। अब अगर हम अभी डिविडेंड बांट देंगे, अगर हम अभी डिविडेंड बांट देंगे तो इस 120 करोड़ में से बेटा हमें क्या करना पड़ेगा बताइए सर? 120 करोड़ में से वी हैव टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑल्सो, डीडीटी पे करना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं बेटा, करोड़ में वैल्यू ना लिखकर लैक्स में लिख ले। लेट्स पुट इट इन लैक्स, हम इसको लैक्स में कर देते हैं। तो 2 करोड़ इज इक्वल टू बेटा 200 लाख हो जाएगा। तो यानी कि ये हो गया 12,000 लाख और ये भी हो गया 12,000 लाख। ठीक है, अब मैं माइनस कर देता हूं बेटा डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बताना जरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का अमाउंट कितना आएगा? कितना था बेटा, कितना डिविडेंड था? 16% का है, तो 16% के हिसाब से आप करोगे तो बेटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि ये मेरे पास बच जाएगा बैलेंस अमाउंट, ये बच जाएगा बच्चा बैलेंस अमाउंट। वेरी गुड, आप सब बच्चे हैं बिल्कुल गलत, यू ऑल आर रॉन्ग, क्योंकि आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं। सर पढ़ो दोबारा से, 30% के आगे पढ़ो। 30% इज इंक्लूडिंग टैक्स। तो मतलब यहां पर म्याऊ म्याऊ वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा भाई, आपको म्याऊ म्याऊ वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मतलब ये इसमें डिविडेंड ऑलरेडी इंक्लूड है। तो अगर आपको पहले तो बैलेंस अमाउंट निकालना है, तो अपन बैलेंस कैसे निकालेंगे? अपन कहेंगे सर 12,000 लाख, फिर उसके बाद म्याऊ आपके पास है 16 प्लस माइनस परसेंटेज, सो दिस वुड बिकम द बैलेंस वैल्यू। पहले मेरी बात समझ आई? दिस वुड बिकम द बैलेंस वैल्यू। तो आप करिए 12,000 म्याऊ 16 प्लस माइनस परसेंटेज, तो ये आता है बेटा 10344.83 लाख। ये आ गया, दिस बिकम्स योर वैल्यू बच्चा। या आपको अगर डायरेक्टली डीडीटी निकालना है तो व्हाट यू विल से, 12,000 लाख में डिविडेंड, अबे क्या हो गया इसमें, अबे इसमें क्या हो गया? तुम्हें वो नहीं आता, कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है बेटा, क्या हो गया? ये सेल प्राइस है। अबे कभी नहीं पढ़ा, हद हो गई। अबे ये सेल प्राइस है, सेल में से माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, सिंपल। सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, काम खत्म। बेटा वही तो कॉन्सेप्ट है ये वही तो कॉन्सेप्ट है बेटा, सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। अच्छा म्याऊ म्याऊ अभी छोड़ दो, कोई बात नहीं, अब नॉर्मल तरीके से करो जैसे आपने सीखा हुआ है। अबे नॉर्मल तरीके से पढ़ लो, म्याऊ म्याऊ लास्ट में बात कर लेंगे, ठीक है? चलो नॉर्मल आता है ना, वो कर लो बस। तो ये क्या हो जाएगा, 12,000 लाख हमें चाहिए 16/116, जैसे आप जीएसटी में करते हो, ठीक है? तो अब आप कर लो, आपने ऐसे पढ़ा हुआ है ना, अब ऐसे पढ़ लो भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस बिकम्स 1655.17 लाख। यहां पर बताओ कितना डिविडेंड दूसरी वाली साइड? बेटा दूसरी वाली साइड कितना डिविडेंड? यहां पर सर यहां पर होगा 0, बिकॉज ये तो आफ्टर 3 इयर्स डिविडेंड देंगे, आफ्टर 3 इयर्स का डिविडेंड पे है। तो जब 3 साल बाद देंगे तभी तो टैक्स पे होगा, अभी थोड़ी टैक्स पे हो जाएगा। पहले बात समझ में आ गई? तो यहां तो पूरा ही पैसा हमारे पास है। पहले बेटा बात समझ में आ गई? यहां तो पूरा का पूरा पैसा हमारे पास है भाई। जब हम डिविडेंड देंगे तभी तो टैक्स देंगे ना, वरना थोड़ी देंगे। पहले बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो। वहां हम डिविडेंड अभी बांट नहीं रहे, 3 साल बाद की कहानी देखेंगे। अब बताओ, पहले वाले केस की बात करूं, जब हमने डिविडेंड बांट दिया तो ये डिविडेंड का पैसा बेटा किसके पास चला जाएगा? बताओ जरा बताओ, ये डिविडेंड का पैसा बेटा किसके पास जाएगा? शेयर होल्डर के पास जाएगा। शेयर होल्डर इस पैसे का क्या करेगा? शेयर होल्डर इस पैसे का क्या करेगा? उसको इन्वेस्ट करेगा।
अब देखो एग्जामिनर ने एक बात बोली थी, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास 5 लाख से ज्यादा शेयर हो। 5 लाख शेयर्स इंटू एक शेयर पर अपन 60 रुपए बांट रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करो बेटा कितना आता है, ये आता है 300 लाख। 300 लाख का मतलब 3 करोड़। यानी कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसके पास 3 करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड मिलेगा। यानी कि इन्वेस्टर के लिए 9% वाला रेट होगा बेटा इनकम का। इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट दिस मनी एट 9%, क्योंकि बेटा उसके पास तो इससे ज्यादा 5 करोड़ से ज्यादा डिविडेंड तो आना नहीं है, जबकि कंपनी के पास तो 120 करोड़ है। तो कंपनी इस पैसे को क्या करेगी 3 साल, कंपनी इस पैसे को क्या करेगी, कंपनी भी बेटा इस पैसे को इन्वेस्ट करेगी। कंपनी विल ऑल्सो इन्वेस्ट दिस मनी, बेटा कंपनी घर में थोड़ी रखेगी अपने। तो अब आता है बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट। अब हम कहेंगे यहां पर इस पैसे का बेटा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। इस केस में इन्वेस्टमेंट करेगा बाय इन्वेस्टर और वो करेगा 9% पर एनम पर। यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगी बाय कंपनी और वो करेगी 11% पर एनम पर। पहले दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो, क्या आपको बच्चा इतनी बात पहले समझ में आ गई? भाई आपका जो इन्वेस्टर है, आपका जो इन्वेस्टर है वो कितने पर इन्वेस्ट करेगा बताओ? वो इन्वेस्ट करेगा बेटा आपका, सिंपल सी बात है, 9% पर, क्योंकि उसके पास 5 करोड़ से ज्यादा पैसा कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास 5 लाख शेयर है, एक शेयर पे 60 रुपए बांटा तो 3 करोड़ रुपए बनता है। तो ये कह रहा है 5 करोड़ से ऊपर होगा तो 11% मिलेगा, तो इन्वेस्टर के पास होगा ही 3 करोड़, तो वो तो 9% पर ही कमाने वाला है। तो यानी कि इन्वेस्टर कमाएगा 9 पर, ये कमाएगा 11 पर। पहले यहां तक की बात समझ में आ गई? अब यहां तक की बात समझने के बाद बेटा ये दोनों की क्या आ गई, ये दोनों की क्या आ गई, ये दोनों की इनकम आ गई। अगर ये दोनों की इनकम आ गई तो इस इनकम पर दोनों को क्या देना पड़ेगा, इस इनकम पर दोनों को टैक्स देना पड़ेगा। दे हैव टू पे द टैक्स। तो बताना जरा, यहां पर अगर हम बात करें तो क्या मैं निकाल लूं इंटरेस्ट रेट आफ्टर टैक्स कितना? तो अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर 25% का टैक्स देता है, जबकि कंपनी बेटा 34% का टैक्स देती है। तो यानी कि यहां पर 9 में से 25% चला जाएगा। आप ऐसा करोगे ना बेटा, हम तो जब भी आपको कहते थे तो ये 1 - t हो जाता था, याद है? ये 1 - t हो जाएगा और ये भी 1 - t हो जाएगा, ये 34 पर। तो बताइए बेटा ये कितना हो जाएगा? सर ये आता है 6.75% और ये वाला आ जाएगा 7.26%। तो पहले तो ये समझ में आया कि नेट ऑफ टैक्स दोनों इतना इतना रिटर्न जनरेट करने वाले हैं। ठीक है जी, नेट ऑफ टैक्स जो इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि सब लोग ये पैसा इन्वेस्ट कर देंगे दोनों के दोनों, बस एक जगह इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, एक जगह कंपनी। जब भी ये इन्वेस्टमेंट होगा, जब भी ये इन्वेस्टमेंट होगा तो दोनों लोग इस रेट पर पैसा कमाएंगे। ठीक है जी, ऑल राइट। चलो अब देखते हैं बेटा ये दोनों कितना कितना पैसा कमाने वाले हैं। चलो अब हम देखते हैं भाई इन लोगों ने कितना पैसा कमाया। तो अगर हम यहां पर बात करें मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर कितने साल, क्योंकि दोनों को बेटा सेम रखना है तो 3 साल लेकर चलेंगे। बताओ जरा ये कैसे निकलता है मैच्योरिटी वैल्यू? सर सिंपल, जितना इन्वेस्टमेंट है इनटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर फॉर R, 3 इयर्स। क्या पहले ये बात समझ में आ रही है?
भाई क्योंकि यहाँ एक ही बार मैंने बैंक में जाके एफडी करवा दी 3 साल की, हर साल पहले वाले केस में बैंक मुझे 9% देगा, बट मेरा टैक्स टुक्स काट के मुझे 6.75 पड़ेगा। ये 11 देगा बट टैक्स काट के मुझे 7.26 पड़ेगा। तो बेटा मेरे लिए दोनों का इंटरेस्ट रेट आ गया। तो यहां पर हमने पैसा लगाया 10,344.83 लाख इंटू ये बन जाएगा 1 प्लस 0.0675 की पावर 3, और यहां पर हमने लगाए हैं 12,000 लाख, और ये मिलेगा 1 प्लस 0.0726 की पावर 3। तो बेटा ये मेरे पास दोनों की वैल्यूएशन आ जाएगी। प्लीज बता दीजिए बेटा कितना, 1.0675 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 10344.83। तो यहां पर पैसा मिलेगा 12584.24 लाख, और यहां पर पैसा कितना हो जाएगा 1.0726 23 मल्टीप्लाई 12,000, यानी कि 14,807.94 लाख। पहले बच्चा ये वाली बातें समझ में आ गई? यानी कि दोनों के केस में अब आपको पैसा दिख रहा है, दोनों के केस में आपको दिख रहा है कौन कितना कमा रहा है। तो ऑब्वियसली बेटा कर सकते हो, वैसे कर लेना अमन, कोई बात नहीं, मैंने टोटल ले लिया, वैसे कर लेना। चलो यार तुम अमन की बात मान लो, वरना ये मारेगा फिर हमें ना, बाद में कहेगा सर मारो मारो, हम नहीं खेल रहे। लो भाई इसको ना अमन की बात पहले मान लो, कह रहे सर पहले आप पीवी फैक्टर निकाल लो, आप पहले इसका सीवीएफ निकालो 3 डेसिमल तक, फिर हम आगे काम करेंगे। ये आता है बेटा 1.216 और उधर आता है 1.0726, ये आता है 1.234। अब कर लो बेटा ये दोनों कितने कितने आते हैं। ये आता है 14,808 लाख रुपए, ये आता है बेटा 11 नहीं गलत कर दिया मैंने, ये आता है 12,579.31 लाख। ठीक है चलो यहां तक पहले बच्चा समझ में आ गया। अब बेटा अब जो सेकंड केस है वो लोग अब फाइनली डिविडेंड बांटेंगे या नहीं बांटेंगे? ये वाले लोग डिविडेंड बांटेंगे। भाई इन्होंने तो 3 साल बाद बांटना था, 3 साल हो गए तो डिविडेंड बांटेंगे। अब जब डिविडेंड बांटेंगे फिर इनको इसमें से डीडीटी पे करना पड़ेगा, फिर इनको अब डीडीटी पे करना पड़ेगा बस सिर्फ दूसरे वाले लोगों को, क्योंकि पहले वाले लोग तो पे कर चुके हैं। फर्स्ट केस में तो हम डीडीटी ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तब सेकंड केस में कितना डीडीटी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14,808 लाख इंटू 16 डिवाइडेड बाय 116। कर लो बेटा कितना होता है, ये आता है 2042.48 लाख। तो बताइए अब फाइनली नेट अमाउंट टू इन्वेस्टर, भाई 3 साल बाद इन्वेस्टर को दोनों ऑप्शन में कितने कितने पैसे, 12,579.31 लाख यहां पर मिलेंगे, यहां पर आप बता रहे हो 12,765.52 लाख। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? अब बताओ इन्वेस्टर का फायदा कहां पर है? इन्वेस्टर का फायदा कहां पर है बच्चे? इन्वेस्टर का फायदा सेकंड वाले केस में है, तो बस यही हमें लिखना है बस फाइनली। इट इज बेटर फॉर कंपनी टू होल्ड डिविडेंड और टू पे डिविडेंड आफ्टर 3 years as it yields to
हायर रिटर्न टू इन्वेस्टर। भाई ये इन्वेस्टर को बेटा ज्यादा रिटर्न दे रहा है, बोलो बोलो बोलो। सो दैट इज व्हाट दिस कॉन्सेप्ट was all about। अब पहले बेटा बात समझ में आ गई, बोलो जी। अब ये क्वेश्चन जो है ना, अगर मैं देखूं क्या ये किसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आंसर इज नो। ये तो बेटा स्ट्रेट अवे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं लॉजिकली देखूं तो दिस इज अ स्ट्रेट अवे वेरी वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन बेटा। बट स्टिल सिंपल होने के बावजूद ये एक बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर ने, मैंने क्या बोला, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? ये एक्चुअली तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है, अभी दिया बाद में, बस डिविडेंड की वजह से हमने इसको यहां पर जोड़ लिया। अब लास्ट पॉइंट में एक बात बता देता हूं बेटा, जिन बच्चों को म्याऊ म्याऊ का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ध्यान से सुनिए बेटा। हमारे पास एक की होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं म्याऊ। म्याऊ का मतलब होता है माँ का। अब आपने क्वेश्चन कुछ करे होंगे, जैसे आपको होता था, आपके पास गिवन होता था कॉस्ट, मान लो 100 रुपए का, आपको इसमें जोड़ना होता है प्रॉफिट, और आपके पास निकल कर आ जाता है सेल। आपने इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास करे होंगे जरूर। और क्वेश्चन बोलता था प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। तो अब कई बच्चे इसको ऐसे करते हैं, एक तरीका, आप इसका 1/5 कर लो तो इसका 1/4, यानी कि ये 25, ये 125। या कई लोग करते थे बेटा इसको आप, या आप करते थे बेटा इसका दूसरा तरीका, सर इसको 100 मान लो, ये 20 हो गया, तो ये आपका 80 हो गया, तो आपका सेल हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 80%। ऐसे भी करते थे। बट मैंने इसका एक बिना दिमाग वाला कैलकुलेटर की ट्रिक बताई। मैंने कहा भाई दिमाग ही नहीं लगाना, आपके कैलकुलेटर में ऑलरेडी ये सब जुड़ा हुआ होता है। तो अपने को क्या करना है, अपन लिखेंगे सबसे पहले 100, फिर हम दबाएंगे MU का मतलब होता है मार्कअप। हमें कितना मार्कअप चाहिए, 20, तो 20% आप देखो कैलकुलेटर पे डायरेक्टली 125 आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना 1/2 करना है, ना 1/3 करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना मुझे, सीधा मेरे पास आंसर आ गया, खत्म, मुझे दिमाग ही नहीं लगाना। आप सेम चीज अपने टैक्स में भी कर सकते हो, जहां पर होता है इंक्लूडिंग GST, वहां पर भी ये काम कर सकते हो। अरे मैडम 2 मिनट रुक तो जाओ, भारती मैडम 2 मिनट रुक जाओ, भी आधी बात बताइए। चलो अब इसका एक और सिचुएशन देखते हैं। एक और सिचुएशन भी लाइक, ये तो हमने कौन सा वाला केस करा, जब हमें कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर आपके पास आना था सेल पर। बेटा अब ये उल्टा भी हो सकता है, आपको सेल्स गिवन होगा मान लो 100 रुपए, इसमें से प्रॉफिट माइनस करना होगा जो होगा 20% ऑन कॉस्ट, और आपको कॉस्ट नहीं पता। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, अब हम यहां पर सिंस माइनस करना है तो अपन लिखेंगे 100 MU 20। अब मैं प्लस माइनस की दबाऊंगा क्योंकि मेरे को 20% माइनस करना है, और जैसे ही आप ये बटन दबाओगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके कैलकुलेटर में -20 आ जाएगा। तो आपके पास बेटा आपका आंसर आ रहा है, आप बच्चे बता रहे हो 83.33। लो जी ये भी हो गया, खत्म कहानी। ये है बेटा छोटा सा म्याऊ म्याऊ का कॉन्सेप्ट, जो पता नहीं आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, और पता नहीं भगवान जाने क्यों नहीं पढ़ाता कोई इसको। इतना आसान सा पॉइंट है, और आपको वो 1 2 1 3 पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला, आपको मतलब एकदम बैंड बजा के रखते हैं, है ना भाई। 1/2 होगा, 1/3 होगा, 100 कर लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, पता नहीं क्या क्या। तो भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है म्याऊ का, प्लस और माइनस का, ठीक है जी। चलो अब यहां तक पहले आपको समझ में आ गया, ओके जी, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा आपके साथ अपने फिनाले के ऊपर। दैट्स ऑल, चैप्टर खत्म बेटा, काम खत्म, और क्या, चैप्टर खत्म। अब क्या, अब कल पढ़ाएंगे रेशियोज, अब आपने बोला था कल पढ़ाएंगे तो कल ही पढ़ाएंगे, और क्या। तो अब आप इस क्वेश्चन को बेटा अपने आप बाद में ट्राई कर लेना,
इस क्वेश्चन को बाद में ट्राई कर लेना बच्चा। ये लो, क्या अंशिका इन्वेस्टर का क्या बोल रही है? क्या इन्वेस्टर का क्या बोल रही है बेटा? क्या इन्वेस्टर का और क्या क्या, मेरे को समझ ही नहीं आया बेटा। दोनों पैसे इन्वेस्टर के ही तो है मैडम। मैडम ये दोनों पैसे इन्वेस्टर के ही तो हैं, दोनों तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर के ही हैं। भाई आपने डिविडेंड अभी बांटा है, 3 साल बाद दोगे तो इन्वेस्टर को ही ना, तो दोनों पैसे इन्वेस्टर के ही तो हैं, दूसरे और कहां जाएंगे? कंपनी ने जब डिविडेंड बांटना है तो इन्वेस्टर को ही तो देगी, और किसको देगी बेटा? अरे मैडम क्वेश्चन ने बताया हुआ है इन्वेस्टर खुद से करेगा तो 9% पर, वरना 11 पर। आपको मैंने अभी बताया इन्वेस्टर के पास 5 लाख शेयर है, एक शेयर पे 60 रुपए देगा, 3 करोड़ रुपए बनते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 करोड़ से ऊपर 11% आएगा। इन्वेस्टर के पास 3 करोड़ होंगे तो वो 9% पर लगाएगा। कंपनी के पास 120 करोड़ रुपए है तो उसको 11% मिलेगा। छठी बार ये डाउट बता दिया मैंने। अरे यार नालायक, हे भगवान। चलो आई गेस अब यहां तक बेटा हो गया। ये लो सेकंड स्लाइड। अरे दिखा रहा हूं भाई अमन, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, एक बार ये तो कर लें। इनको होता है पहले मुझे बता दो, पहले मुझे बताओ ऐसे कैसे। चलिए ये रहा क्वेश्चन 18, कहां गया ये? ले, क्या होमवर्क क्या करेगा? होमवर्क में उठा लिया, बस कर लिया, मजे ले लिए। अब नलायक। चलो अब मिलते हैं बेटा कल, अब मिलते हैं कल। बाय 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 बाय। और अभी जूम के लिए मैं लिंक वगैरह शेयर करवाता हूं। बाय बाय। अमन भाई साहब कैलकुलेटर को ठीक करो, आपके कैलकुलेटर का आता माजी सटकली हो गया है। मैंने यहाँ स्टेप्स लिखे बेटा, इसी से आएगा। आपके कैलकुलेटर का आता माजी सटकली हो गया है, या तो आपने प्लस माइनस का बटन नहीं दबाया, या आपने कोई कुछ ना कुछ बटन में गड़बड़ कर रहे हो आप, ठीक है ना? तो आपके कैलकुलेटर का आता माजी सटकली हो गया बेटा, उसको ठीक कर लो, ठीक है? हाँ 1 बजे रखेंगे। चलो बाय 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 बाय। टेलीग्राम पर दे देंगे, दोनों टेलीग्राम के चैनल पर, मेरे वाले पर भी और संकल्प वाले पर भी, ठीक है? चलो बाय 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 बाय।